देखिए प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें, ध्यान से समझें। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू एंड 30 ग्रीन। Then 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? At least one will be green. तो एक बॉक्स है, उसमें कुछ मार्बल्स जो रखे गए हैं उनके डिटेल हमको दिए जा रहे हैं कि रेड मार्बल कितने हैं, ब्लू कितने हैं, 30 कितने हैं। मार्बल मतलब जो छोटी छोटी गोलियां होती है ना कलरफुल, उनको मार्बल बोला जा रहा है। तो इसके डिटेल्स हम लोग लिख लें। रेड मार्बल्स 10, ब्लू 20, ग्रीन 30। ठीक है, टोटल कितने हो गई है? टोटल 60 हो गए। अब उन्होंने क्या पूछा हमसे सबसे पहले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। 5 मार्बल ड्रॉ किए हैं ना, अब 5 मार्बल ड्रॉ किए हैं तो वो ऑल विल बी ब्लू। जो 5 मार्बल ड्रॉ किए हैं वो ब्लू कब होंगे बताओ? जब वो ब्लू मार्बल में से निकलेंगे तभी तो ब्लू मार्बल होंगे ना। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे और फेवरेबल कितने बनेंगे? तो पहले टोटल केस की बात करते हैं। बॉक्स के अंदर टोटल मार्बल्स हैं कितने? 60। तो अब इसमें नंबर ऑफ वे कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज इन विच 5 marbles can be drawn from 60 marbles। ये NS हो जाएगा 60C5। अब फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ऑल विल बी ब्लू, तो ब्लू मार्बल ड्रॉ करने के नंबर ऑफ वे कितने होंगे? ऑल ब्लू का मतलब है 5 है ना। ऑल ब्लू में 5 ब्लू मार्बल। तो 5 ब्लू मार्बल्स कैन बी ड्रॉन। ये कितने टाइप से हो जाएगा एन ए? तो 5 ब्लू मार्बल तो 20 में से आएंगे ना। तो 20 में से 5 कैसे ले लें? 20C5। तो प्रोबेबिलिटी तो ऑल ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ऑल विल बी ब्लू की प्रोबेबिलिटी होगी एन ए अपॉन एन एस। 20C5 अपॉन 60C5। सॉल्व कर लोगे इसको? आंसर ऐसी इसी फॉर्म में सॉल्व तो हो सकता है वो, बुक में देख लेना करके वो आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। अब सेकंड पर आ जाए। सेकंड में एटलीस्ट वन देख लो, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो एटलीस्ट वन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी बताएं। एटलीस्ट वन ग्रीन के लिए हमें नो ग्रीन मार्बल की निकालनी होगी और उसको वन में से माइनस करेंगे। ये मैंने कल भी बताया था कि कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है ना जिसमें एटलीस्ट वन लगा हुआ है, तो एटलीस्ट वन इज
एटलीस्ट वन टेल, तो नो एस, नो टेल, नो ग्रीन मार्बल, नो की प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको 1 में से माइनस करो। इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा इस बात को। अगर मैं ये 5 मार्बल की कंडीशन यहाँ पे बताऊं, तो एक केस तो होगा जिसमें नो ग्रीन मार्बल होगा, ठीक है। नो ग्रीन मार्बल को हम P0 बोलेंगे। नो ग्रीन मार्बल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन मार्बल, 5 में से एक भी ग्रीन नहीं है। एक ये भी केस हो सकता है 1 ग्रीन मार्बल, 2 ग्रीन मार्बल, 3 ग्रीन मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल और 5 ग्रीन मार्बल, और इन सब प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि यही तो सारे केस ग्रीन के लिए हो सकते हैं। तो किसी इवेंट के रेस्पेक्ट में जितने भी केस होते हैं उन सारे केसेस का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। अब अगर हम बात करें एटलीस्ट 1 ग्रीन की, तो एटलीस्ट 1 के केस हमेशा ज्यादा बनते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब तो 1, एटलीस्ट 1 का मतलब तो 1 भी हो सकता है, 2 ग्रीन भी हो सकते हैं, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन और 5 ग्रीन। तो तुम्हें ये सारे केस निकालने पड़ेंगे, और ये सारे के लिए तुम्हें यहाँ पे 20C1 ग्रीन, ग्रीन कितने हैं 30, तो 30C1, फिर 30C2, 3, 4 ऐसे करना पड़ेगा। क्यों ना हम नो ग्रीन का निकाल लें, और नो ग्रीन जब इधर 1 में से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? ये एटलीस्ट 1 ही तो है। इसको हम, इसको क्या बोलेंगे? नो ग्रीन। और इसको क्या बोलेंगे? एटलीस्ट 1 बोलेंगे। तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी के लिए हम नो ग्रीन मार्बल की निकाल के 1 में से माइनस कर, सिंपल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मार्बल क्या होगी, अब ये बताओ। प्रोबेबिलिटी नो ग्रीन मार्बल, बताइए कौन बता रहा है? हम्म हम्म नो ग्रीन मार्बल कितने ड्रॉ किए हैं? 5, उसमें एक भी ग्रीन नहीं होना चाहिए, कैसे आएगी प्रोबेबिलिटी? पहली चीज तो अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में तो टोटल केसेस ये होंगे ही ना। फेवरेबल बताइए क्या होंगे? ये 30 में से नहीं आना चाहिए ना, ग्रीन नहीं चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए? ग्रीन नहीं है तो या तो रेड हो या फिर, तो रेड और ग्रीन टोटल कितने हो गए? तो ये 30 में से कैसे भी 5 मार्बल निकालोगे, ग्रीन आएगा क्या? तो नो ग्रीन के लिए फेवरेबल केस 30C5 नहीं होंगे क्या? आ गया समझ में कि नहीं आया है? नो ग्रीन मार्बल के लिए फेवर वाले फेवरेबल 30C5, टोटल 60C5। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो नो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 30C5 अपॉन में 60C5। बस इसको सॉल्व कर देना, हो जाएगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन नंबर 1? देख लो, कोई डाउट है तो अभी बताओ। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया कि नहीं? इसमें रेड का नहीं पूछा है, रेड के भी हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं बना सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड एंड 3 ब्लू मार्बल्स, तो बताओ क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड एंड 3 ब्लू मार्बल्स, क्या होगी बोलिए? बोलो। कितनी सिंपल चीज पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी है?
अरे 2 रेड वहां से ले लो, एंड के लिए मल्टीप्लाई, 3 ब्लू वहां से ले लो, और टोटल। ऐसे कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो हम इस तरह से बड़े आराम से कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं उसको। आ गया समझ में? अब ये कोई भी काउंटिंग चेंज हो, 1 ग्रीन हो जाए 4 रेड हो जाए, तो 1 ग्रीन 30C1, 4 रेड 10C4, और सॉल्व करो। आ रहा है समझ में? ठीक है। क्या है ना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है समझ में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं देखिए, 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। एक ताश की गड्डी है, उसमें 52 कार्ड है, और उसमें से 4 कार्ड को ड्रॉ किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड? तो 3 डायमंड और 1 स्पेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। टोटल 4 कार्ड हमें निकालना है, तो कितने कार्ड में से निकालना है? 52 में से। 52 में से 4 कार्ड कैसे निकाल लोगे? 52C4 से कर लोगे। डायमंड कितने होते हैं? 13। तो 13 में से कितने डायमंड ले लेंगे? 3। 13C3, एंड लगाए क्या? मल्टीप्लाई। और स्पेड कितने चाहिए? तो 1 स्पेड कैसे ले लोगे? 13C1। तो इसका आंसर क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड एंड 1 स्पेड इक्वल टू 13C3 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। अब ये सब लिखना कैसे वो देखें। तो देखो, पहले ऐसे लिख देंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच number of ways in which 4 cards can be drawn from 52 कार्ड्स। तो 4 कार्ड 52 कार्ड्स में से ड्रॉ करने के नंबर ऑफ वे क्या हो गए? 52C4। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ वेज इन विच क्या निकालना है? 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड कैन बी ड्रॉन। तो 3 डायमंड और 1 स्पेड ड्रॉ करने के नंबर ऑफ वे क्या आए थे? 13C3 इंटू 13C1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड इज इक्वल टू Na अपॉन NS। 13C3 इंटू 13C1 अपॉन, सॉल्व कर लोगे? ऐसे ही दिया यहीं तक, सॉल्व नहीं किया? कभी कर देते हैं कभी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लें सभी। A die has 2 faces, each with number 1, 3 faces with number 2, and 1 face with number 3. If the die is rolled once, then determine the probability of getting 2, getting 1 or 3, and probability of not 3. पहले एक बात को समझ लीजिए यहाँ पर कि जो डाई है उसमें जो नंबर हैं वो 1 2 3 4 5 6 नहीं है। उन नंबर के जो डिटेल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है यहाँ पर। इनके अकॉर्डिंग जो नंबर 1 है वो 2 फेस पर है, नंबर 2 3 फेस पर है,
और वन फेस ऐसा है जिस पर नंबर क्या आ रहा है, 3। तो इन डिटेल्स को समझकर हम इसमें ये पता कर सकते हैं कि जो डाइस के 6 फेस हैं उन पर कौन कौन से नंबर होंगे, बता सकते हो? यहीं से स्टार्टिंग कर देते हैं इसकी। नंबर्स ऑन 6 फेसेस ऑफ द डाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो बताओ जरा कौन कौन से नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। 1 आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 आ जाएगा 3 टाइम्स, और एक 3 आ जाएगा 1 टाइम। ये बात सबको समझ में आ पाई है क्या? जो उसके 6 फेस हैं उनके डिटेल्स ये हमको दे दिए गए, ठीक है। 1 2 टाइम, 2 3 टाइम, और 3 1 टाइम। अब इसमें जैसा ये पूछ रहे हैं ना वो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में, अच्छा टोटल यहाँ पर एन एस तो 6 ही रहेगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, वो 6 है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर्स जितनी बार 2 आ रहा है अपॉन में एन एस। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 3 टाइम आ रहा है, और टोटल जो नंबर है वो 6 है। तो गेटिंग 3 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो गई, 1/2। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 3। तो 1 और 3 आने के नंबर्स काउंट करेंगे और डिवाइड कर देंगे एनएस से। तो 1 आए या 3 आए, ऐसा कितने टाइप से हो सकता है यहाँ पर, 1 या 3 में से कोई भी। तो 1 आने के टाइप है 2 और 3 आने का टाइप 1। इसके टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए, 3/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। थर्ड केस पर आ जाइए। थर्ड केस में नॉट 3 की कह रहे हैं, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की निकाल लो और फिर नॉट 3 के लिए उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या हो जाएगी, 3 कितनी बार आ रहा है उसके नंबर अपॉन में एन एस। कितने बार 3 आ रहा है, 1 टाइम अपॉन 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 is equal to 1 minus probability of getting 3, and the probability of getting 3 is 1/6, so it is 5/6. probability of not getting 3 is 5/6। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। समझ में आ गया? कोई डाउट है कहीं किसी स्टूडेंट को? नहीं है? रिपीट करना है क्या कुछ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़ लें ध्यान से। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा समझनी होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में से ही चीज़ें मिलती हैं। और एक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखते हैं कि वहाँ पर वर्डिंग ज़्यादा होती है जिसको समझ के वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अगर कोई कहे कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री है या लिमिट है, डेरिवेटिव है, वहाँ लैंग्वेज नहीं होती है, वहाँ सिंपल फंक्शन होता है। उस फंक्शन को डिफरेंशिएट, उसकी लिमिट निकालनी पड़ती है या उसको सॉल्व करना पड़ता है, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक कोई सर्टेन लॉटरी है जिसमें 10,000 टिकट है, सॉरी। तो उस लॉटरी के 10,000 टिकट सोल्ड करने के लिए रखे गए। 10 इक्वल प्राइजेज आर अवॉर्डेड, मतलब जो 10,000 टिकट है ना, उनमें प्राइस कितने टिकट में आ रहा है, 10 प्राइज में, और सबके सब इक्वल प्राइस हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ डिस्क्रिमिनेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है, सारे प्राइस इक्वल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज
इफ यू बाय 1 टिकट, 2 टिकट, 10 टिकट, तो वो ये कह रहे हैं कि आप प्राइज नहीं जीतेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जब आप 1 टिकट परचेज करते हैं या 2 टिकट परचेज करते हैं या 10 टिकट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, 10,000 में अगर प्राइस वाले टिकट 10 है तो टिकट विदाउट प्राइस कितने होंगे? ऐसे टिकट कितने होंगे जिनमें प्राइस नहीं है? 10,000 माइनस 10 करो तो 9,990 टिकट्स ऐसे होंगे जिनमें प्राइस नहीं होगा। ठीक है ना? तो पहले ये वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। टोटल टिकट्स, टोटल टिकट्स होगा यहाँ पे 10,000। टिकट विथ प्राइस, प्राइस वाले टिकट कितने? 10। और टिकट विदाउट प्राइस, विदाउट प्राइस वाले 9,990, है ना? 10,000 माइनस 10 कर दिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए नॉट गेटिंग अ प्राइस व्हेन यू बाय 1 टिकट। तो पार्ट ए, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ प्राइस, not getting a price if you buy 1 ticket। तो 1 टिकट के केस में क्या होगा? फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे प्राइस नहीं निकलने के? ये इनमें से कोई भी एक टिकट आता है तो प्राइस नहीं निकलेगा, तो 9,990 C1। और टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 10,000 C1। तो NC1N होता है अपॉन में NC1N। ये प्रोबेबिलिटी आ गई जब 1 टिकट परचेज कर रहे हैं। समझ में आ गया है सभी स्टूडेंट्स को? ये नॉट गेटिंग प्राइस की प्रोबेबिलिटी है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट केस पे, जिसमें क्या किया जा रहा है बी वाले में। बी में क्या कर रहे हैं? व्हेन यू बाय 2 टिकट, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ प्राइस व्हेन यू बाय 2 टिकट्स। तो ये तो आसानी है। 2 टिकट के केस में क्या होगा? 9,990 C2 अपॉन 10,000 C2। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लेना एनसीआर से। और सी वाले में प्रोबेबिलिटी not getting a price when you buy 10 tickets। तो 10 टिकट के केस में क्या हो जाएगा? 9,990 C10 अपॉन 10,000 C10। इसको यही रहने देना, इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी, क्योंकि 10 टर्म तक इसको रिड्यूस करना, फिर इसको भी करना, और उसमें ज़्यादा ऐसी वैल्यू मिलेंगी नहीं जो कैंसिल आउट हो जाए, जिनको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो इसकी कैलकुलेशन ना करें, इसमें वैल्यू ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू है, इसकी कर देना, ये हो जाएगा आसानी से। 2 टर्म इसकी रिड्यूस करना, 2 इसकी करना, जो भी आए वो आंसर कर देना। ठीक है, ये सॉल्व समझ में आ गया सभी को? और अगर वो विनिंग द प्राइज की पूछते हैं मान लीजिए, तो क्या करोगे?
इसी क्वेश्चन में गेटिंग अ प्राइस की पूछे अगर तो क्या होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10C2 आ जाएगा, और यहाँ पे 10C10 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया? और कोई डाउट किसी का इससे रिलेटेड? देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 है 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिनमें से 2 सेक्शन 40 एंड 60 के फॉर्म करना है। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट, आप और आपका जो फ्रेंड है वो इन 100 स्टूडेंट के बीच में है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द डिफरेंट प्रोजेक्शन। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, और इन 100 स्टूडेंट्स में से 2 सेक्शन बनाए गए। एक सेक्शन में कितने, 40 स्टूडेंट्स, और दूसरे वाले में 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से ये 2 सेक्शन फॉर्म किए गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए व्हेन यू बोथ, मतलब यू एंड योर फ्रेंड दोनों अगर सेम सेक्शन में आते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ ऑफ अस एंटर द सेम सेक्शंस। चलो बताइए कैसे होगा। अगर दोनों सेम सेक्शन में आ रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, दोनों के सेम सेक्शन में आने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी बताओ। दोनों के सेम सेक्शन में आने का मतलब क्या होता है ये बताइए पहले। दोनों या तो ये 40 स्टूडेंट में होना चाहिए तो सेम सेक्शन में, या ये 60 में। तो दोनों अगर इन 40 में हैं तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तो नंबर ऑफ वे हो गए जिसमें ये दोनों होंगे, और टोटल दोनों में से किसी भी सेक्शन में होने के टाइप, तो ये 40 में से भी हो सकते हैं वो, और ये 60 में से भी, तो वो 100 में से उन दोनों को लेके किसी भी सेक्शन में डाल दो। तो किसी भी सेक्शन में डाल दो तो इसके तो टाइप क्या होगा, 100C2। अब वो अगर फर्स्ट वाले सेक्शन 40 वाले में है दोनों तो 40C2, और एक केस ये भी हो सकता है कि वो दोनों 60 वाले सेक्शन में हो, तो 60C2 अपॉन 100C2। कोई दिक्कत, दोनों को सेम सेक्शन में होने के लिए या तो ये फर्स्ट सेक्शन में हो या फिर ये सेकंड सेक्शन में, तो उन दोनों को 100 में से, जो टोटल 100 स्टूडेंट्स में से उन दोनों को लेके किसी भी सेक्शन में रखने के टाइप क्या हो गए, 100C2। पर्टिकुलर इन 40 वाले में ही दोनों होना है, इसके नंबर ऑफ वे क्या हो गए, 40C2। इसको सॉल्व करें तो 40 इंटू 39, 2 इंटू 1, 100 इंटू 99, 2 इंटू 1, 3 से ये 13, 3 से ये 33, 2 2 या 4। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 60 इंटू 59, 2 इंटू 1, 100 इंटू 99, 2 इंटू 1। ठीक है, कितना आ गया,
26, 165, 59 और 165। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। 59 प्लस 26, 85 अपॉन 165, 5 से कैंसिल कर लें। 17 अपॉन 33 आ रहा है फर्स्ट वाला, जब दोनों सेम सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या है, बी वाले में क्या कहना है इनका, प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ ऑफ अस आर इन एंटर द डिफरेंट सेक्शंस। तो डिफरेंट सेक्शन के लिए क्या होगा, डिफरेंट सेक्शन के लिए क्या होगा, जैसे सेकंड पार्ट में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ अस एंटर द डिफरेंट सेक्शन। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो दोनों व्यक्ति हैं, जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट और एक उसका फ्रेंड, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो केस क्या हो सकते हैं कि वो दोनों या तो सेम सेक्शन में जाएंगे या फिर डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे। क्या इसके अलावा भी कोई कंडीशन हो सकती है? तो जब ये दोनों कंडीशन हो पा रही हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1। तो अगर इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो दूसरी की प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस कर दो। तो अगर प्रोबेबिलिटी इन बोथ ऑफ अस एंटर द डिफरेंट सेक्शन निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इन विच बोथ ऑफ अस एंटर द सेम सेक्शन। तो एंटर द सेम सेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 17 अपॉन 33, 33 माइनस 17 अपॉन 33, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 33। ये आ गई प्रोबेबिलिटी। आ गया समझ में? ठीक, समझ आ गया ना सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 में 3 लेटर्स, कंडीशन क्या है इसकी लैंग्वेज को समझे। 3 letters are dedicated to 3 person and an envelope is addressed to each of them। 3 लेटर है और उन सभी के एनवेलप हैं, उन पे एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो वो सब पे एड्रेस अलग अलग होगा। द लेटर आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप एट रैंडम सो दैट ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर। 3 लेटर है और 3 ही उनके क्या है, एनवेलप्स। उन लेटर को 1 लेटर को 1 एनवेलप में रैंडमली रखा जाता है। रैंडमली रखने का मतलब होता है कोई भी लेटर किसी भी एनवलप में रख दिया जाता है, ये उनका कहना है ऐसा। अब ऐसा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सभी को? क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? 3 एनवलप्स हैं, एड्रेस लिखे हुए हैं, 3 लेटर है और वो उन 3 एड्रेस पर जाने हैं। एक एनवलप में एक लेटर को रखा जा रहा है, कोई भी ये नहीं देख रहा है, एड्रेस नहीं देख रहा है ना, इसमें लिखा होना चाहिए विदाउट सीइंग द एड्रेस, पर वो एट रैंडम लिखा है, इसका मतलब है कोई भी कहीं भी रख रहे हैं, किसी भी लेटर में, किसी भी लेटर को किसी भी एनवलप में रख रहे हैं। अब क्या कहते हैं ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। एटलीस्ट 1 लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवलप मतलब कम से कम एक लेटर तो प्रॉपर एनवलप में जाना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग ये कंडीशन थोड़ा बना के समझते हैं। देखो,
जैसे 3 एनवेलप्स हो गए E1, E2 और E3। अब हम लेटर रखते हैं इसमें। लेटर को हमने ले लिया L1, L2 और L3। तो हम जो जो कंडीशन है वो बना के देख लेते हैं। तो देखो, एक कंडीशन ये होगी, कैसे, L1, L2, L3 होगी। अब एक काम करते हैं, L1 ऐसे ही रहने देते हैं, L3 और इधर L2। अब इधर L2 ले लिया, तो इधर क्या लेंगे, L3, L1, L2 फिक्स। अब इधर L1, L3 और इसके बाद L3, तो L1, L2 और L3। ऐसे क्या है, सही सही कंडीशन बन के आ गई। ये वो सारी कंडीशन है जिनमें लेटर्स को एनवलप में रखा जा सकता है। ये बात सबको समझ में आ पाई है या नहीं? ये एनवलप है, थोड़ा अलग से शो कर दिए, और ये लेटर को रखने के नंबर ऑफ वे। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 लेटर्स कैन बी केप्ट इनटू 3 एनवलप्स कितने हो गए? बोलो, जवाब ही नहीं दिया किसी ने। इसका मतलब है कि जो मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादातर स्टूडेंट कनेक्ट नहीं है ना, सुन रहा है। तो 3 लेटर को 3 एनवलप में रखने के नंबर ऑफ वे कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ वेज in which 3 letters can be kept into 3 envelopes। तो ये NS तो 6 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? when at least one letter in its proper envelope, at least one letter। तो at least one letter in its proper envelope की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पता है हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालना है at least one letter in its प्रॉपर एनवलप। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवलप, इसकी निकाल लें। क्या ये चीज याद है? कल बताई भी थी, बताओ। अरे मैंने तुम्हें कल ये बताया ना, एटलीस्ट वन कई बार आ रहा है, और एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी के लिए नो की प्रोबेबिलिटी निकालो, नो वन की निकालो और वन में से माइनस कर दो। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नो लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवलप। अब तुम्हें इनमें से देख के मुझे ये बताना है कि ऐसी कितनी कंडीशन है जिनमें एक भी लेटर सही एनवलप में नहीं गया है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई भी लेटर, मतलब ये 1 2 3 इधर एक भी ना 1 1 से मैच करे, ना 2 2 से, ना 3 3 से। देखो इसमें 1 1 मैच कर गया, हटा दो, 1 1 मैच कर गया, हटा दो। इसमें नहीं कर रहा, देखो इसमें कर रहा है क्या? ये वाली कंडीशन में कर रहा है। एक भी लेटर सही एनवलप में तो नहीं है, और ढूंढो और कोई। इसमें 3 मैच कर गया, इसमें एक भी नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें 2 कर रहा है, एक इसमें नहीं कर रहा। तो देयर आर 2 कंडीशंस इन विच नो लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवलप। ये दोनों कंडीशन है, समझ गए? तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो 1 माइनस नो लेटर इन प्रॉपर एनवलप के फेवरेबल केस कितने हो गए? 2, और टोटल तो कितने थे? 6। तो ये कितना आ गया इसका? 2/। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये चीज जो 2 आया है, ये कंडीशन, तो ये कहीं चाहो तो इसको लिख सकते हो, देयर आर 2 कंडीशंस, या यहाँ पर
लिख सकते हैं these are two conditions in which no letter is in correct envelope. सही है? हुँ? ये सही है क्या? फिर से समझ लो एक बार। यहाँ पर हमने एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवलप, और एटलीस्ट वन के लिए हम लोग नो वन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और वन में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो नो लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवलप के हमने पहले टोटल केस बनाए, और इसमें ये दोनों जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं आप देख सकते हो, दीज आर टू कंडीशंस इन विच नो लेटर इज इन करेक्ट एनवलप। है क्या कोई भी? टू वाला वन में जा रहा है, थ्री वाला टू में, वन वाला थ्री में, इधर थ्री वाला वन में, वन वाला टू में और टू वाला। तो ये वो दो कंडीशन है जिनमें एनवलप में प्रॉपर लेटर नहीं है, मतलब लेटर गलत एनवलप में है। तो इसके फेवरेबल केस टू टोटल 6 थे जो बनाने पर मिले थे, सॉल्व किया तो इसका आंसर 2/3। ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लें, अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कुछ नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 है, A and B are two events such that probability of A and B are given and A intersection B is 0.35. Then find the probability of following events. तो इन सभी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। पहले गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.69, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.35। ये सभी वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इससे पहले के एक दो क्वेश्चंस में। अभी फिर से कर लेते हैं, या मैं तुम्हें इनके फॉर्मूले बस बता देता हूँ, वैल्यू रख के कैलकुलेट तुम कर लेना। तो जैसे हमको पी ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो इसमें हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी की? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी सॉल्व कर लेंगे इसको वैल्यू रख के, सारी वैल्यू हमारे पास है देख सकते हो तुम। इसको सॉल्व करना, ठीक है? सेकंड सेकंड में किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बताइए क्या करना चाहिए? डी मॉर्गन्स लॉ लगा दें। क्या होता है इस लॉ में? इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। होल कॉम्प्लीमेंट को हटाना है तो वन में से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट कर देना। कर लोगे क्या? थर्ड पर आ जाए। थर्ड केस में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा, इसका मतलब पता है क्या होता है? ए माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट को एक तरह से ये समझो माइनस बी। तो पी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी, नहीं पता क्या ये समझ में आ रहा है जो मैंने किया है? पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हमने लिखा पी ए माइनस बी का फॉर्मूला पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये दोनों वैल्यू है हमारे पास? पी ए और पी ए इंटरसेक्शन भी रख दोगे यहां से। फोर्थ, फोर्थ में किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? क्या लिखेंगे? बी माइनस ए, और बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये भी सॉल्व कर दोगे वैल्यू रखकर। ठीक है, आ गया समझ में ये? इसके पार्ट समझ में आ गए, फॉर्मूले जो अप्लाई किए हैं वो भी क्लियर है ना? ठीक है, इसको अभी तुम सॉल्व करना जब नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लें। देखो, फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी 5 पर्सन आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कंपनी। क्या कह रहे हैं ये जरा समझते हैं इस बात को। क्या है, एक कंपनी के एम्प्लॉइज हैं और उनमें से कितने पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं? 5 पर्सन सिलेक्ट करने हैं जो मैनेजिंग कमिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपनी की मैनेजिंग कमिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें 5 पर्सन जो पर्टिकुलर उनके डिटेल दिए हैं, इसमें देख लो मेरा नाम भी ले लिया इन्होंने। तो इनका ये बताया गया है कि मेल फीमेल और एज यहाँ पे बताई है, कुछ कम कर दिए ज़्यादा ही। तो अब इसमें इन्होंने पूछा क्या है? अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक पर्सन। एक पर्सन है जो इस ग्रुप के स्पोक पर्सन की तरह उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर। तो वो ये 5 पर्सन में से जो स्पोक पर्सन सिलेक्ट किया जा रहा है उसके लिए कंडीशन क्या है? कि वो मेल है और ओवर 35 ईयर है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पर्सन कितने हैं? 5 है। उन 5 पर्सन में से ऐसे पर्सन को स्पोक पर्सन चूज करना है जो मेल होना चाहिए, या फिर उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। 35 ईयर से ज्यादा, ओवर 35 ईयर। तो एक काम करेंगे यहाँ पे, ये मेल वाले को इवेंट ए ले लेते हैं, ओवर 35 ईयर एज वाले को इवेंट बी ले लेते हैं। तो ये पढ़ने में आएगा ए और बी, और पी ए और बी मतलब ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ गई ये कंडीशन? मैं क्वेश्चन से ही ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। तुमको ये देखना है यहाँ पर कि टोटल पर्सन कितने एम्प्लॉय हैं? 5 पर्सन है, उनके डिटेल्स दिए, उनमें से सिलेक्ट कितना करना है? 1। तो 5 में से 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/5 होगी वैसे, पर यहाँ पर थोड़ी कंडीशन अलग है कि जो स्पोक पर्सन है वो या तो मेल होना चाहिए या ओवर 35 ईयर। तो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, कितने एम्प्लॉयज लिए गए यहाँ पे? 5 पर्सन लिए गए फ्रॉम द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन लिख लेंगे। ये एन एस हो जाएगा, एन एस 5। अब जैसा मैंने कहा, मैं यहाँ और से पहले का इवेंट ए ले लेता हूँ और के बाद वाला इवेंट बी ले लेता हूँ। तो ए क्या हो जाएगा? ए क्या होगा? पर्सन इज अ मेल। और इवेंट बी क्या ले लेंगे हम? पर्सन एज इज ओवर 35 ईयर। ये दोनों ले लिए।
अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि जो मेल पर्सन है वो कितने हैं, वो एन हो जाएगा। बताओ मेल कितने हैं, 3। ठीक है। और 35 ईयर से ऊपर एज वाले कितने हैं, 46, 41, 2। और ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, अरे मेल भी है और 35, जो एज है वो 35 से ज्यादा भी है, दोनों। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन है, जो मेल है वो 35 ईयर से ऊपर है। कितने पर्सन है ऐसे, सिर्फ वन है ना, नहीं जाए समझ में। जैसे इसमें तो ये तीनों आ गए, मेल मेल मेल। और इसमें कौन से आ गए, जो 35 से ज्यादा थे, यानी 46 और 41। तो इन दोनों में कॉमन यही वाला तो आया, मेल 41, है ना। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, प्रोबेबिलिटी स्पोक पर्सन विल बी, प्रोबेबिलिटी विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी ए और बी। पी ए और बी को क्या लिखेंगे, पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए को क्या लिखेंगे, एन ए अपॉन एन एस, पी बी एन बी अपॉन एन एस, पी ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। इनकी वैल्यू रखें तो एन ए अपॉन एन एस कितना हो जाएगा, 3/5, एन बी अपॉन एन एस 2/5, और एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस 1/5। डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 2 5 -1 4/5। ये इसका आंसर है क्या, चेक करें एक बार। यही है, आगे समझ में कोई डाउट है किसी को, इवेंट बनाना आ गया। ठीक, नंबर 19 को रीड करें, 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर randomly formed from the digit 0 1 3 5 and 7। क्वेश्चन को सही समझो अच्छी तरह से। डिजिट कौन कौन से हमारे पास, 0 1 3 5 और 7। और इससे हमको क्या करना है, 0 1 3 5 और 7। इससे हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं और वो ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, 5000 होना चाहिए। अब यहाँ पर टू कंडीशन अप्लाइड है, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड। इन सेकंड केस द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो एक जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, डिजिट को रिपीट किया जा रहा है, और दूसरा केस जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होंगे। क्वेश्चन को क्या समझे, मेन जो उसका आउटपुट निकला क्वेश्चन का वो क्या निकला, कि कुछ 5 डिजिट है और उनसे ऐसे डिजिट बनाने, ऐसे नंबर बनाने हैं, वो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए और 5000 से ग्रेटर होना चाहिए। अब इन्होंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो नंबर बन रहा है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और उसमें दो कंडीशन है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब समझे क्वेश्चन। तो पहले हमें क्या करना चाहिए ये बताओ मुझे। सबसे पहले हमें टोटल नंबर बनाने हैं, उसके बाद इनके फेवरेबल केस बनाने हैं और उनका डिवाइड करना है।
तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्या? तो टोटल नंबर कैसे बनेंगे? टोटल नंबर कंडीशन क्या है नंबर की? कि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए और 5000 से ग्रेटर। तो देखो 4 डिजिट नंबर्स एंड ग्रेटर देन 5000 ये बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये मैंने 4 प्लेसेस ले लिए 4 डिजिट नंबर के लिए। अब ये इसका जो सबसे फर्स्ट प्लेस है ये वाला, इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके सामने कितने ऑप्शन है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, 2 बिल्कुल सही। बिना सोचे समझे बोल दोगे, मैथमेटिक्स तुमको बर्बाद कर देगा। सोच समझ के बोलोगे तुम मैथमेटिक्स को पूरा खा जाओगे। सब माइंड का गेम है, दिमाग लगा लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर वंस प्लेस पर जब हम इसको फिल करेंगे तो हम 5 या फिर 7 में से कोई भी लिख सकते, क्योंकि तभी वो 5000 से ग्रेटर होगा। 5 या 7 को छोड़ के कुछ भी लिखेंगे तो स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5000 से ग्रेटर है। इसके बाद अगले प्लेस के लिए बताइए, पहला केस चल रहा है रिपीटेशन अलाउड है, तो इसके लिए ऑप्शन कितने हो गए? 2। अब यहाँ पर तो जो लिख दिया वो भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है फिर? 5। और इधर, ठीक है, समझ? हाँ, लास्ट वाले 5 नहीं है, ऑप्शंस 5 है। ये नंबर ऑफ वे है ये वाले नीचे। अगर मैं यहाँ डिजिट दिखाऊं तो थोड़ा जगह कम पड़ेगी, तुम कहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर 0 1 2 3, सॉरी 0 1 3 5 7 ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वो बड़े बॉक्स बनेंगे। फिर देखो उसको भी दिखा देते हैं, कोई उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 और 7। इधर 0 1 3 5 5 7 7, ठीक है। अब ये ऑप्शंस की काउंटिंग लिख लेंगे, तो काउंटिंग है इसकी 2, यहाँ पे सीधा लिख ही देते हैं। टोटल 4 डिजिट नंबर्स which are greater than 5000। तो ये NS हो गया इसका। टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए? 2 × 5 × 5 × कितने आ गए? 250, ठीक है। ये कौन से पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं? फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट फर्स्ट व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, ठीक है। अब मैं बनाता हूं, यहां पर इनका कहना है कि प्रोबेबिलिटी चाहिए इन नंबर में से ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल है। तो अब मैं बनाता हूं नंबर डिविजिबल बाय 5। नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल नंबर के लिए क्या होगा? बताओ। ये वंस प्लेस पर क्या आना चाहिए? 0 या फिर 5, तभी तो वो 5 से डिविजिबल होगा। और यहां पर क्या आना चाहिए? 5 या फिर 7। और इधर रिपीटेशन अलाउड है ना,
तो कोई भी कितनी भी बार आए, ठीक है। तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो ये एन कितना होगा इसका, 2 इंटू 5 इंटू 100, है ना। और इसमें इन 100 में एक ये वाला नंबर भी इंक्लूडेड है, 5000 वाला, बताओ है या नहीं है। ये नंबर यहाँ ग्रेटर देन लिखा है ना, इसमें ग्रेटर देन 5000 लिखा है ना, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। तो ये 5000 वाला नंबर भी तो इसमें इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा। 5000 वाला भी इंक्लूडेड होगा तो वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1, कितना आ गया, 99, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कितना आ रही है, 99/250। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ भी तो ग्रेटर देन है, -249, ये आ रहा है 99/249। 3 से कैंसिल भी होगा अभी, 3 से कैंसिल भी होगा, 33/83, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग a number divisible by 5, PA इक्वल टू NA/NS। तो फेवरेबल केस है 99, टोटल है 249। ठीक है, ये कौन सा केस था, when digits are repeated। अब सेकंड केस पर आ जाते हैं। सेकंड केस में क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो क्वेश्चन पूरा वही है, बस डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो डिजिट रिपीट नहीं करना है तो पहले 5000 से ग्रेटर 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, ऐसे 4 डिजिट नंबर जो 5000 से ग्रेटर होंगे। वंस प्लेस पर क्या आएगा, 5 या फिर 7, फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड पे ऑप्शन कितने बचे, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से नंबर थे, 0 1 3 5 7। तो 0 1 3 5 7 में से आप यहाँ पे या तो 5 लिखोगे या 7 लिखोगे। तो 5 या 7 लिखने के बाद यहाँ पर बचे कौन कौन से, 4। तो इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए 4 ऑप्शंस। इधर फिर एक एक माइनस होता जाएगा, 3 और इधर 2। अच्छा एक बात और है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लिख दिया और इधर 0 लिख दिया, तो फिर दोबारा 0 लिख सकते हो। तो वो बनेंगे जितने भी वो सारे 5000 से ग्रेटर ही होंगे ना, क्योंकि 5000 होने के लिए तो 0 का रिपीटेशन होना चाहिए। तो क्या इसमें -1 करोगे, -1 इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो नंबर बन रहे हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उसकी वजह से नंबर ऑलरेडी 5000 से बड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो
ये कितने बनकर आए? टोटल 4 डिजिट नंबर्स which are greater than 5000। कितने होगा ये? 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 48 आ गए। अब कौन से नंबर बनाना है? जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल नंबर बनाने के लिए अब क्या करना चाहिए? इसमें दो केस होंगे, जिसमें फर्स्ट प्लेस पर 5 होगा, और एक वो केस होगा जिसमें फर्स्ट प्लेस पर वंस प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस नहीं वंस प्लेस पर 5 से डिविजिबल के लिए या तो 5 होगा या 0। तो एक केस तो मैं लेता हूं, वंस प्लेस डिजिट इज 5, और एक मैं लेता हूं वंस प्लेस डिजिट इज 0। ठीक है, दोनों को करेंगे अलग अलग। तो जब यहाँ पे 5 फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, और यहाँ पे 7 फिक्स होगा। तो जो फिक्स हो जाते हैं उनकी तो काउंटिंग होगी नहीं। अब बीच में कितने बचे? 2 बचे। तो फिक्स वाले के लिए तो 1 ऑप्शन, और यहाँ के लिए 3 ऑप्शन, और यहाँ के लिए 2 ऑप्शन, और यहाँ के लिए 1। तो इसके नंबर्स कितने होंगे? 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया? 6। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अब कौन फिक्स है? 0 फिक्स है, और यहाँ पे तो 5 या 7 हो सकता है ना। अब तो 5 हट गया ना, रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। यहाँ पे 5 क्यों नहीं आ पाया था? क्योंकि 5 इधर फिक्स हो चुका था। लेकिन अभी तो 0 है, तो यहाँ के लिए ऑप्शन कितने हैं? 2। ठीक है, 2 में से एक इधर कम हो जाएगा, एक इधर कम हो गया, 0। अब कितने बचे? 3। फिर कितने बचेंगे? 2। और जो फिक्स होता है उसके लिए तो 1, ये फिक्स है। तो इसके नंबर्स कितने हो जाएंगे? तो अब मैं लिखने वाला हूं टोटल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 12। आया समझ में? फिर से बताऊं क्या इसको? ये कौन सा केस है जिसमें वंस प्लेस पे 5 होना था, नंबर 5000 से ग्रेटर ही चाहिए, यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा। 2 डिजिट कम हो गए, टोटल 5 थे, 2 कम हुए। यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है? 3, कोई एक आ जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कितने रह जाएंगे? 2, यहाँ के लिए 2 ऑप्शन। और ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। ये एन ए या एन बी ले लेते हैं इसको। तो कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 12 इक्वल टू 80। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 5, पी बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन, 18 अपॉन 48। 3 अपॉन 8 आ रहा है क्या? चेक करें एक बार।
ठीक है, ये हो गया। देखो समझ लो, कोई डाउट है तो बताओ। अभी तुम्हारे सामने पूरा सॉल्यूशन है। मैं अभी एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इसको जब तुम नोट कर लोगे तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में, द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स। ठीक है, सूटकेस के नंबर लॉक में 4 व्हील्स हैं। ईच लेवल्ड विथ 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। हर व्हील पर नंबर लिखे हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9। द लॉक ओपन विथ अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विथ नो रिपीट्स। मतलब जो उसमें लॉक ओपन करने वाला नंबर है ना, जो 4 डिजिट नंबर, वो इस तरह का नंबर है कि उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई तुमको, 4 व्हील है तो 4 व्हील में 4 डिजिट नंबर बनेंगे। और वो 4 डिजिट नंबर बनने कितने डिजिट में से, 10 में से, 0 से 9 तक हर व्हील पर लिखा हुआ है। तो अब मुझे ये बताओ, इससे टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट सीक्वेंस, 4 डिजिट सीक्वेंस which can be formed by using 10 digits, 10 ही है ना, when no digit repeats। NS कितने होंगे बता सकते हो तुम। हाँ, अरे 4 प्लेसेस है ना, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, 10। मतलब 10 में से कोई भी एक प्लेस फिल कर सकते हैं। तो ऐसे कितने प्लेस फिल करने हैं, 4। अच्छा, उनको शफल भी करना है क्या, डिजिट को आगे पीछे करने से अलग नंबर मिलेंगे या वही नंबर रहेगा, अलग अलग मिलेंगे। 3 1 को 1 3 कर दोगे अलग हो जाएगा। तो अरेंजमेंट इन ऑर्डर हो रहा है कि नहीं, मतलब सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट। तो पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कैसे करोगे, 10 C 4 से, और फिर अरेंज कर लो कैसे, फैक्टोरियल 4 से। चाहो तो इसको डायरेक्ट 10 P 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 10 P 4 का ही फॉर्मूला होता है। 10 NCR का, NPR का फॉर्मूला होता है NCR × फैक्टोरियल R। एक ही बात है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट 10 P 4 भी लिख सकते हैं, 10 P 4। 10 P 4 सॉल्व कर ले, फैक्टोरियल N-R यानी 10 - 4। तो फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 6। रिड्यूस कर लें, 10 9 8 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया ये, 720 × 7, 5040। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस। तो कितने नंबर ऑफ वे होंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन number of ways in which a person get the right sequence। कितने हो जाएंगे, ओनली वन।
एक ही नंबर होगा जो उसका पासवर्ड होगा, और वो सीक्वेंस जब मैच करेगा तभी वो सूटकेस का लॉक ओपन होगा। तो उसको ओपन करने का सिर्फ एक ही टाइप होगा, तो ये Na1 हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन getting the right sequence, PA equal to Na upon Ns, तो 1/5040, ये इसका आंसर आ गया क्या समझ में? टोटल केसेस है 5040, और ओपन करने के, लॉक ओपन करने का फेवरेबल केस है ओनली 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5040।